नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। देश में तेजी से हार्ट अटैक के मामलों में इजाफा हो रहा है। खास तौर पर हार्ट अटैक के ये मामले जवान लोगों और बच्चों तक में हो रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में हार्ट अटैक के मामलों में 12% इजाफा हुआ है। साल 2021 में हार्ट अटैक से 28,413 लोगों की मौत हुई थी, जो 2022 में बढ़कर 32,457 हो गई। हार्ट अटैक भारत में महामारी का रूप ले रहा है। लोगों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मुहिम भी शुरू की है, जिसके तहत देश भर में लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें। जवान लोगों में हार्ट अटैक की वजह क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं। एक हैं डॉक्टर अमित चौधरी और साथ ही हैं सतीश चाकू, जो है डायरेक्टर इमरजेंसी सर्विस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। हार्ट अटैक्स के बारे में तो हम सभी जान रहे हैं, आजकल आए दिन ये हमें सुनने को मिलता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बच्चों में भी आजकल इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। आज हम लोग इत्मीनान से इसको समझने की कोशिश करेंगे, दरअसल ये क्यों हो रहा है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सीपीआर ट्रेनिंग से। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इत्मीनान से, सहूलियत से बताएं और सरल शब्दों में बताएं सबसे पहले कि सीपीआर क्या है। मुक्ता जी, मैं पहला सवाल एक छोटे से जवाब के साथ कंप्लीट कर लूंगा जी। और बेसिकली आप अगर देखिएगा तो 2020-21 के बाद, जब से कोविड का दौर आया है, उसके बाद से यंग बच्चों में और जो मिडिल एज से पहले की एज होती है उनमें हार्ट डिजीज का जो इंसिडेंस है, दर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हार्ट अटैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो वो व्यक्ति हैं जो कि फिटनेस के मायने पे खड़े उतरते हैं और जिम कर रहे होते हैं और तमाम चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, अच्छी डाइट लेना और हेल्दी खाना, ये वो हैबिट्स भी ऐसी कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में ये आता है कि एक कॉमन मैन को, एक व्यक्ति जो स्ट्रीट पे है, रोड पे है, उसको सीपीआर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो केवल मेडिकल स्टाफ को, जैसा कि गवर्नमेंट ने एक मुहिम जरूर चलाई है कि एक जो फर्स्ट एनकाउंटर जिन पैरामेडिकल स्टाफ के साथ होता है उनको सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन एक कॉमन इंसान को उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आज हमारे साथ डॉक्टर सतीश चाकू, जो कि इमरजेंसी के डायरेक्टर हैं जी, आज इनफैक्ट उनका ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन होगा बताने में कि उस एक व्यक्ति को किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है जो कि 70% जानों को बचा सकता है अगर वो सही चीजें जानता है, सही एक्शन लेता है, सही वक्त पे एक्ट करता है। डॉक्टर चाकू, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। हम लोग कारणों पे बात करते हैं, इस तरह के किस्से सुनते रहते हैं, आए दिन लाखों जाने जा रही हैं हार्ट अटैक से। हम चाहते हैं सीपीआर, जिसे एक संजीवनी की तरह कहा जा सकता है। मैं चाहती हूं कि हम लोग कारणों पे तो फिर एक बार बातचीत करेंगे, आपसे हम लोग इस बारे में पूछेंगे, लेकिन डॉक्टर चाकू से जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आप इसे समझा दीजिए कि सीपीआर है क्या। बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है कि सीपीआर क्या होता है और इसे कब दिया जाता है। जैसे आपने पूछा कि सीपीआर क्या है, द फॉर्म ऑफ सीपीआर इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। दिस इज मोर ऑफ अ मेडिकल टर्म, लेकिन इसको हम सीधा तरीके से, साधारण तरीके से समझाएं तो इसमें दो चीजें जो है वो का इम्पोर्टेंस है। एक तो कार्डियक मसाज, बाहर से जब हम किसी को हार्ट को दबाते हैं बाहर से, और दूसरा एक हम सांस देना चाहते हैं लंग्स में। तो ये बेसिकली इसका जो इसका एक मैकेनिज्म है, जो मेथड है, उसको मैं समझाना चाहूंगा ताकि इस सारे प्रोसेस को बहुत सिंपल है, 4-5 स्टेप्स हैं एंड यू डोंट नीड बहुत ज्यादा हमें इक्विपमेंट की जरूरत नहीं चाहते। एनीबॉडी हु इज मोर देन 12-13 इयर्स ओल्ड, जो एक एडल्ट को, आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। सीपीआर बच्चों में भी दिया जाता है, छोटे बच्चों में बहुत थोड़े देयर आर चेंजेस, लेकिन राइट नाउ वी आर कंसीडरिंग एडल्ट सीपीआर। और एडल्ट सीपीआर आमतौर पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट, जैसे आपने बताया, उनमें सबसे पहला घंटा सबसे डेंजरस होता है और फर्स्ट 24 आवर्स बहुत डेंजरस होते हैं। तो उसमें रीजन होता है कि हार्ट अटैक के दौरान अगर हमारा खून का दौरा हार्ट को, कंपोनेंट्स को, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, उसको नहीं मिलता, तो हमारी एब्नॉर्मल रिदम्स डेवलप हो सकती हैं, जिसके लिए सीपीआर कैन बी वेरी इफेक्टिव। या तो कंप्लीटली हार्ट बीट बंद करना हो जाता है या रिदम चलता होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, रिकॉर्ड मैकेनिज्म हियर जस्ट टू एक्सप्लेन, ताकि हम थोड़ा सा डेमो दे सकें।
एग्जैक्टली कैसे है। तो सबसे पहले जैसे दिस इज अ पार्ट ऑफ BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, दिस वाज एनर्जाइज्ड बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। उसको आपने एक रेगुलेटेड तरीके से कोर्सेज रखे गए हैं जिसमें एनीबडी कैन डू इट, दिस इज यूनिवर्सल अपील। इसके लिए मेडिकल नॉलेज होना या कोई किसी को जानकारी होना मेडिकल टर्म्स की जरूरत नहीं है, कोई भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कट इट मेक इट लिटिल फास्टर ऑन दिस राइट नाउ कि ये हम समझते हैं कि एक एडल्ट है जो कि सडनली बेहोश हो गया। सो पहला काम जो हमें सबसे पहले देखना होगा, आपने कहीं भी दिस कैन अकर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन हॉस्पिटल, विद आप somebody में कोई सड़क पे जा रहे हैं, कहीं पे भी किसी फैक्ट्री में किसी यूनिट में, और आपको अगर कोई आदमी बेहोश मिलता है तो हमें उसके लिए क्या करना है? सबसे पहला काम जो करना है कि जो भी विक्टिम है, मैं इसको हेयर ऑनवर्ड साइड से कि जो पेशेंट है वो विक्टिम है एंड द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग इज अ प्रोवाइडर, ठीक, तो उसको आपने फर्म सरफेस पे जमीन पे लेटाना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसको अपने टेबल पे ले जाना है, जैसे हम कॉमनली देखते हैं कि कोई चेयर पुट करता है, जैसे मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट को मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड यू कैन फेस ऑन आइदर साइड। इसको सेफ प्लेस पे का मतलब है फर्स्ट स्टेप वुड बी सीन सेफ, वी हैव टू मेक श्योर द विक्टिम इज सेफ एंड द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग वो सेफ। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ BLS इज सीन सेफ। सेकेंडली जब हमने देखना है कि इज द पेशेंट रिस्पॉन्सिव और नॉट, तो हमने उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। तो मैं उनको फेस करूंगा पेशेंट को और अपना हाथ से, वी कैन यूज एनी लैंग्वेज, जैसे अंग्रेजी, ये कम्स फ्रॉम अमेरिका तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, बट वी कैन यूज अवर ओन वर्नाक्युलर लैंग्वेज। तो मैंने उनको पूछा, माता जी क्या बाबा जी आप ठीक हैं? 3 बार आपने शोल्डर पे टैप किया, फर्मली टैप किया, लुकिंग फॉर ए रिस्पॉन्स। तो ये सेकंड स्टेप है जिसको कहते हैं चेकिंग फॉर रिस्पॉन्स। तो वी आर चेकिंग, तो फर्स्ट स्टेप वाज सीन सेफ्टी, सेकंड वाज चेकिंग फॉर रिस्पॉन्स। नाउ इफ वी गेट अ रिस्पॉन्स दैट्स वेरी गुड, इफ वी डोंट गेट इट, जहां पे हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, व्हाट इज द थर्ड स्टेप विल बी? द थर्ड स्टेप विल बी कॉल फॉर हेल्प, बिकॉज नाउ हियर वी हैव अ सिचुएशन जहां पे पेशेंट है या एक विक्टिम है जो अनरिस्पॉन्सिव है और हमें लगता है कि हमें एक मेडिकल और एक्सपर्ट टीम की जरूरत पड़ेगी, सो वी विल कॉल फॉर हेल्प। स्टेप 4 जो था इंपॉर्टेंट था, एक अपने गर्दन की नस पे पल्स देखा जिसको कैरोटिड पल्स की बात करते हैं, तो वी एक्सपेक्ट नॉट लेस देन 5 सेकंड्स एंड नॉट मोर देन 10 सेकंड्स। एंड हमने उसको, मैं दोबारा से बताता हूँ, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, एंड विजिबली थोड़ा सा झुक के सरफेस पे देखने की कोशिश करें, इज देयर एनी विजिबल ब्रीदिंग मूवमेंट और नॉट, वेदर दैट इज इन चेस्ट और एब्डोमेन। आई होप आई एम क्लियर। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें अगर हमें पल्स मिलती है दैट्स वेरी गुड, अगर ब्रीदिंग मिलती है दैट्स गुड, बट अगर हमें दोनों नहीं मिलती तो we need to go to the next step, which is most crucial in this case. वो है जिसको हम आम भाषा में जो CPR की बात करते हैं, उसमें कार्डियक मसाज, एक्सटर्नल कार्डियक मसाज। तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे आपने पेशेंट को अनड्रेस किया और मुझे आप एक एक्सटर्नल कार्डियक मसाज देना है, तो मुझे कैसे देना है? Can we hold it? You can, right? What we have to do is we have to make our elbows straight. ये and heel of the hand, जैसे जो आपका dominant, वो आपको एक लोकेशन पे देना है, तो लोकेशन lower third of the chest bone, or like this. elbows bend नहीं करना है, Elbows bend नहीं होना है, shoulder, because the strength has to come from the shoulder, and the movement has to come from the hip. Yes. And if you bend it, that strength is not going to communicate down like this. As Dr. Saab has, so ये important है। इसमें मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, जो लोकेशन लोकेट करने के लिए एक imaginary midline and the line which transects at the level of nipples. For the common people is the point जहाँ पे आपने अपना dominant हाथ रखा। को मैं बीच में टोक रही हूँ, लेकिन जो आप कार्डियक मसाज देते हैं तो कितने इंच प्रेस करना चाहिए जिससे सेफ रहता है? और दूसरी बात, क्योंकि रिब्स के पास है तो कई बार थोड़ा डेंजरस भी रहता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। जी मैम, इसीलिए जैसे जो कॉमन धारणा है कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, लोग जो कॉमनली लेफ्ट साइड दे देते हैं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई लोकेशन वाज इंपॉर्टेंट। जब मैंने आपसे कहा कि लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम मिड लाइन में देते हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रेस हार्ट बिटवीन 2 हार्ट सरफेसेस। फ्रंट में ब्रेस्ट बोन है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है मैडम, रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, जस्ट
elucidate it on, जैसे मान लीजिए अगर ये हार्ट है तो हमने इसको दो हार्ट सर्फेसेस के बीच में करा ताकि ये कंप्रेस हुआ और वापस आया अपने पोजीशन पे। तो ये मैम जो एडल्ट में है लगभग 2 इंच के करीब हमें इसको प्रेस करना है, 5 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन, और बीच में प्रेस करते रहना है। डॉक्टर साहब ने आपको मैकेनिज्म दिखा दिया कैसे करना चाहिए, एंड दिस हैज टू बी डन एट द रेट ऑफ 100 to 120 टाइम्स पर मिनट। वो कैसे होगा मैं, जब हम कंप्रेशन देते हैं तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6, आई हैव टू लाउडली से दिस 30 देने हैं मैंने, उसके बाद मैं 2 ब्रेथ्स दूंगा। वी विल कम टू द ब्रेथ कंपोनेंट लेटर ऑन, बट एक्चुअली व्हाइल वी आर गिविंग इट सिग्नल, आपने 30 दिया, 2 ब्रेथ लेने हैं, 30 देना है, फिर 2 ब्रेथ देने हैं। दिस हैज टू बी डन 5 times in 2 minutes. That completes your basic cycle of BLS. तो आपको 5 बार देना है। When I say 100 to 120, so that means जो 30 compressions है, that should take not that would be somewhere between 16 to 18 seconds. So that would come naturally जब आप practice करते हो, तो you will know that rhythm. So I think the cardiac compression के points हैं 4, मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले find out the location. फिर मेथड है कि आपने बिल्कुल अपना डोमिनेंट हाथ का जो पाम का जो सबसे हील ऑफ द हैंड ऐसे से उसको आपने उस पॉइंट पे रखा, फिंगर्स को इंटरलेस किया, उसको छाती पे नहीं रखना। यू वांट दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट टू बी जो वेक्टर की तरह ऊपर से बिल्कुल उस पॉइंट पे उसको प्रेस करे, एंड द एल्बोज डोंट हैव टू शो, वी डोंट हैव टू बेंड द एल्बोज, it has to be perpendicular from the shoulder and the movement has to come from hips. ठीक है मैम? So उसको आपने 30 times दबाना है और उसके बाद 2 breaths लेने हैं, 30 times दबाना है, 2 breaths लेने हैं, and this has to go for 2 minutes. Here you can have, you could be single person or you could be more than one. If we are 2 persons, I will be on the mouth, one person will be here, one person will be on the mouth and other person will be, but the rate will remain the same, 32. At the rate of 30 within 16 to 18 seconds. That is the best of it. And after 2 minutes, because it involves lot of energy, you can change your position. That is the time when we can, if you have, अगर हमने help के लिए मांगा था, maybe we get that tea by the time, or if you don't have it, you can always check for pulses, have the pulses restored or not. I think that is the whole crux of it. इसमें I think D50 का रोल है, डॉक्टर साहब उसके बारे में बता दें। रेगुलेटर एक मशीन है, आपने देखा होगा मॉथ वगैरह में भी लगी होती है, दैट्स कॉल्ड AED, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर। वो हमारे लिए एक कॉमन आदमी के लिए बिना ट्रेनिंग के समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऑलवेज लुक फॉर हेल्प हु नोस टू ऑपरेट इट। तो वो तब यूज किया जाता है जब हार्ट का रिदम आगे होता है, पल्स ठीक हुई है, लेकिन वो रिदम बहुत गड़बड़ है। तो दैट डॉक्टर विल एक्सप्लेन व्हाट टू डू। तो वो दिस वाज द बेसिक सपोर्ट जो आपने दिया। अभी विल कम टू द, इसके बाद जैसे मैंने कहा था एयरवे का भी कंपोनेंट है इसमें, जैसे लेट मी फिनिश विद दिस एंड देन विल कम टू द एज आई सेड कि आपने यहां तो अच्छा से समझ लिया। दूसरा हमने 2 ब्रेथ्स थे जिसको हम पहले रेस्क्यू ब्रेथ्स बोलते थे, वी हैव नाउ we don't say anymore rescue breaths. This is that I have said कि मैंने नॉन डोमिनेंट हाथ को माथे पे रख के थोड़ा सा पीछे किया, अपने हम और इंडेक्स फिंगर से नॉस्ट्रल को बंद किया, दूसरे हाथ से if you can see इसको थोड़ा सा मैंने आगे की तरफ जॉ को पुल किया, अपने लिप्स को बिल्कुल एनसर्कल किया। I don't know if you can see the chest rising. And with the naked eye, I am saying, is there a chest rise? ये chest rise important है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे तो आपकी airway patent है। Yes, that has to be effective. What does that mean? कि air जो आपने मैं दे रहा हूँ, वो इस रास्ते से जिसको airway कहते हैं, lungs तक पहुँचनी चाहिए। अगर lungs तक नहीं पहुँची, it is futile. So the purpose of giving that air is that कि जो हमारा expired air है, उसमें भी लगभग 16 to 17% ऑक्सीजन है। वो जो jeopardized हमारा victim है, उसको आपने एक तरफ से कार्डियक मसाज दिया और दूसरी तरफ से जो हम बाहर सांस लेते हैं, उसमें से जो ऑक्सीजन है, वो आपने लंग्स तक पहुंचाई ताकि that purification process है। I hope that's clear. Now, as I said, जब हमने हेल्प मांगी थी मैम, तो उसमें डिफिब्रिलेटर का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने स्टार्ट किया था कि जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ जाता है, जिनको खून का दौरा मेजर कंपोनेंट में जब नहीं आता, तो इनिशियल फेज पे एंड जो हमारा हार्ट का मसल है वो एब्नॉर्मली रिएक्ट करने लगता है।
और उसमें हल्की सी, जैसे हम कहते हैं फड़फड़ाने लगता है, उसको फिब्रिलेशन, हम इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, तो वो क्विवर करने लगता है। सो मींस इफेक्टिव कंट्रैक्शन नहीं रहती, उसकी वजह से आपका हार्ट से ब्लड पंपिंग इफेक्टिव नहीं रहता, और एल्स कि कंप्लीटली अरेस्ट में चलता है, जिसको हम कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट। तो ये दोनों कंडीशन को थोड़ा डिफरेंटली हम हैंडल करते हैं। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये है जो एक नॉर्मल आदमी के मन में आता है कि हम ये समझें कैसे कि ये हार्ट अटैक का मामला है, क्योंकि कई बार आप देख लीजिए जिम में अचानक एक्सरसाइज कर रहे हैं, गिर गए। कितनी बार एक दो केसेस ऐसे भी आए कि दूल्हा जा रहा है शादी करने, फ्रेंड्स के साथ डांस कर रहा है और सडनली कोलैप्स कर गया। तो ये समझ में ही पहले तो नहीं आ पाता है कि ये हुआ क्या है। देखिए गुप्ता जी, ये एक कॉमन पर्सन के लिए, देखिए हमारे लिए समझना इजी होगा, बट देन एक मैं कॉमन आदमी की बात कर रही हूँ जी, के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये समझ पाना कि ये हार्ट का इवेंट है या फिर लंग्स का कोई इशू हुआ है जी। तो उसको सिर्फ ये पैटर्न फॉलो करना है, ये ट्रेनिंग का पैटर्न फॉलो करना है, रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट कुड बी द कॉज, बिकॉज गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल यही है, चाहे वो हार्ट की वजह से हो चाहे लंग की वजह से हो, इसमें सब कुछ कवर्ड है। अगर वो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है तो दोनों से प्रोटेक्ट करने में वो सफल हो सकता है। यानी अगर एडवांस मेडिकल टीम जब अराइव होगी वो आपका काम करेगी। जी, DLS का बेसिक पर्पस ही मैडम इसलिए है, हमें वी आर नॉट फोकसिंग ऑन डायग्नोसिस, हम कह रहे हैं कि रेस्पॉन्सिव है या नहीं, दैट इज वेयर आई वाज एम्फसाइजिंग ऑन द स्टेप। अगर ये रेस्पॉन्सिव है तो ठीक है, नहीं है रेस्पॉन्सिव, वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। When we go to any condition which leads कि जहाँ पे पेशेंट बेहोश हो जाता है, अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, आपको BLS प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो आपका कहना है कि किसी भी स्थिति में अगर पेशेंट को ये दिया जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, ये हेल्पफुल ही होगा। डॉक्टर साहब, आप समझने की कोशिश करते हैं, ये तो हम लोग समझ गए, हमने CPR की बात करी, लेकिन ये हो क्या रहा है? हमारे हार्ट इतने वल्नरेबल क्यों होते जा रहे हैं, इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? खास तौर पे जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, इतने छोटे बच्चों में हमें ये सुनने को मिलता है, जिस उम्र में बच्चे ये जानते भी नहीं थे, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बच्चों को हार्ट अटैक आ सकता है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो कि बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, हमारी आउटडोर एक्टिविटीज जो बहुत कम हो गई हैं। अब आप देखिए, हम लोगों के टाइम में हम लोगों को पकड़ के घसीट के अंदर लाया जाता था घर के शाम को, अभी बच्चों को बाहर ले जाने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं बड़ी मुश्किल से। जी, वो बिल्कुल सही। एक्सपोजर, उनकी इम्यूनिटी, उनका जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो बात नहीं है आज के उन जनरेशन में जो कि पहले हुआ करती थी। दूसरा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम बच्चों के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव होते जा रहे हैं, वो भी एक कारण है? बिल्कुल होते जा रहे हैं, बिल्कुल होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते जा रहे हैं। और कोविड ने हमको बना भी दिया है, बिकॉज वी आर स्केयर्ड, और हमारे दिमाग में वो जो फोबिया है कोविड का, वो ऐसा बैठा है कि शायद हम उससे कभी उभर ना पाए, एटलीस्ट नॉट इन आवर लाइफ टाइम। बिल्कुल। तो अब हमें ऐसे ही जीना है, इसी लाइफ के साथ जीना है, इसी सिचुएशन के साथ जीना है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी कांट चेंज, सो वी हैव टू ट्राई एंड डेवलप गुड lifestyle habits and encourage more and more physical activity, outdoor activities in our kids, जिससे कि एटलीस्ट आने वाले समय में वो जनरेशन थोड़ा स्ट्रांग हो पाए, स्ट्रेस से डील करने के लिए, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे बीमारियां हो, वो उसके लिए इक्विप हो सके, उसके लिए थोड़ा स्ट्रांग बन सके। जी डॉक्टर साहब, हमारा डेली रूटीन जो रहता है, क्या वो भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? डेफिनेटली प्ले करता है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट हम अपने लिए, अपने पर्सनल सेल्फ के लिए कितना टाइम निकालते हैं उस रूटीन में से? बहुत कम। पर्सनल मींस हमारी अपने हेल्थ को पैम्पर करने के लिए, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए वी हार्डली टेक आउट एनी टाइम। हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है अपनी ग्रोथ में, अपने पैसे कमाने में, अपने प्रोफेशनल एस्पिरेशंस पूरे करने में, टारगेट्स पूरे करने में, रेवेन्यू को हो चाहे वो आपके काम के हो, व्हाटएवर। तो हमारा ध्यान उस तरफ ज्यादा है, और ये इसके लिए हम अकेले जिम्मेदार नहीं, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, पूरी कायनात उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इट्स नॉट इजी, बट यस, विद एफर्ट्स इट कैन बी डन। मैं चाहती हूँ आप दोनों से ही कि आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि हम अपनी डेली रूटीन में क्या चीज़ें इंक्लूड करें और क्या चीज़ें एक्सक्लूड करें, जिससे कि वैसे तो किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम एक बेहतर लाइफस्टाइल अपनी जी सकें। देखिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैं एम्फसाइज करता हूं, जनरली आई थिंक एज डॉक्टर साहब हैज ऑलरेडी इलुसिडेटेड क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें आज की डेट में जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम कहते हैं। आई थिंक मेजरली जो हमने देखा, जो मैंने अपने लाइफ टाइम में, अपने बचपन से अभी तक जैसे उन्होंने कहा देखा, दैट इज अ ह्यूज चेंज, सी चेंज इन हाउ
how we treat how our kids are outdoor activity वगैरह है. Secondly, I think dietary modifications भी बहुत important है. Like more and more you see newer generation में more and more kids are more obese. They are glued to the fast foods or something. I think that has again a very huge role. I am not sure. All our races, all our we are inherited with a genetic makeup, which essentially we cannot change. लेकिन जो environment की ज़रूरत है वो शायद खाली dietary exercise तो है, and probably even our physical environment, the air, the soil, everything seems to be polluted. Whatever we breathe in, we take it. Secondly, taking care of our weights, taking care of physical activity we do. So at least I think जो generally acceptable होता है, we should be able to spend at least 30 to 40 minutes of a walk if you can't do anything. 5 by 7, 5 days in a week. I think Dr. will agree directly. Try to moderate. I would not emphasize too much on too many diet. At least be moderate in our diet in terms of जो हम घर का खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, rather than clinging on to the fast food, जिसकी वजह से convenience सा हो गया है, faster frozen foods and all that. I probably this is another reason. And third, I think there's a lot of stress on kids as well in terms of performance. I mean, डॉक्टर साहब, मैं इसी सवाल पर आना चाह रही थी. ये हम कहीं भी जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है. स्ट्रेस को नापने का कोई तरीका तो है नहीं, और कोई ऐसा है नहीं जिसके पास स्ट्रेस ना हो. आखिर कैसे समझें कि नाउ इट्स गेटिंग टू मच, ये अलार्मिंग है? और वैसे भी मैं चाहूँगी आप संक्षेप में इस सवाल के बाद दूसरे सवाल ये है कि कैसे एक नॉर्मल इंसान कैसे समझे कि कुछ मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे समझे कि अब अलार्मिंग है एंड ही और शी शुड गो एंड सी अ डॉक्टर? I'll take that first one. Basically this is very important क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमेशा एक साइन जरूर देती है, और many times हम उसको इग्नोर करते हैं. कभी हम उस सिचुएशन में ज्यादा बुरी तरीके से लैंड अप करते हैं. कई बार ऐसा होता है हम इग्नोर कर देते हैं. कई बार लाइट हेडनेस होती है, वीकनेस हो रही है जो कि अनड्यू है, चलने फिरने में सांस फूल रही है, बट फिर भी हम उसको इग्नोर करने की नहीं आ रही, तो चलो होता है, इतना दूरी तो चले. तो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, बट वो छोटे छोटे सिम्टम्स ही जो है वो दिक्कत कभी कभी बहुत बड़ी बन करके सामने आते हैं. दिल की धड़कन खुद को महसूस होना ये नॉर्मल नहीं है. रिलेटेड टू स्ट्रेस? This is all related to stress. Stress is one factor. It is not all what is going to happen with stress, but then stress is definitely a very important factor. Apart from diabetes हो गया, hypothyroidism हो गया, genetics है, बहुत सारे factors हैं. Stress is definitely, it plays a very important role in it. जी, मेरा अगला सवाल था, एक संक्षेप में मैं चाहूँगी आप बताइए कि कैसे कोई समझे कि कुछ आपको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, कैसे समझे कि अभी अलार्मिंग है और डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जैसे डॉक्टर छोटे मोटे सिम्टम्स भी हमारे, जैसे मान लीजिए अगर मैं चलते हुए मुझे अभी तक पेन नहीं होता था, छोटा मोटा मुझे डिस्कम्फर्ट लगता है. अनफॉर्चुनेटली विद कार्डियक सिम्टम्स काफी जो सिम्टम्स हैं वो मिमिक करते हैं, जैसे गैस होती है, which lot of patients in emergency unfortunately people are brought back to the hospital particularly, and वो डाइजीन वगैरह लेते हैं. काफी वेल, इट्स नॉट दैट लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे लोगों में भी होता है कि वो आपको तो गैस हो रही है कोई बात नहीं. आई थिंक ये जो सिम्टम्स हैं खासतौर पे चेस्ट में, चेस्ट डिस्कम्फर्ट के, डिस्पेप्सिया जिसको हम बोलते हैं, या गैस हो गई है, अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है, वी शुड नॉट अंडरमाइन दिस सिम्टम्स. आई थिंक एट द अर्लीस्ट यू कैन गो टू द हॉस्पिटल. अगर आपको लगता है तो इमीडिएटली इमरजेंसी में जा सकते हैं. अगर 2-3 घंटे से ऊपर है, हमारे पास केमिकल टेस्ट है, प्रोफाइल करा सकते हैं, इको करा सकते हैं, एटलीस्ट टू इवैल्यूएट ये कार्डियक इन नेचर है या नहीं. अब विज़िबल अगर ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं, अगर ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं तो दे कैन ऑलवेज टेक ए सेकंड रादर देन कार्डियक. सो दैट इज वन मेथड. दूसरा, अगर हमें चलते फिरते जो आमतौर पे होता है, छाती में बीच में दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, बाजू की तरफ जाता है, जॉ पेन हो जाता है, दांत की तरफ लगता है, एंड दिस इज अ न्यू ऑनसेट, सो वन शुड ऑलवेज टेक इट. If you are a smoker, you have a family history of diabetes, आप ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो इनमें ये सारे सिम्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको इग्नोर ना करें. सिम्टम्स तो ये कॉमन सिम्टम्स है which should be the warning signs कि आपको
डॉक्टर साहब सब बातों में एक बात ये है कि सबसे पहले ये है कि आप पैनिक ना करें जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन रहे, शांत बने रहें, वरना जल्दबाजी में कभी कभी काम बिगड़ भी जाता है। तो ज़रूरी है कि अवेयरनेस रहे और अगर आपके पास सही ट्रेनिंग है तो आप बहुतों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि जैसा आप लोगों ने बताया कि आपके हाथ में भी संजीवनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए, इतने इलैबोरेट ढंग से आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।